नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। कोरोना संक्रमण सरगुजा जिले में अनियंत्रित हो गया है। शुक्रवार को जिले में 421 मरीज मिले। कोरोना के बढ़ते दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग डटकर मुकाबला कर रहा है। वहीं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर रोशन वर्मा और उनकी टीम सरगुजा संभाग के लोगों के लिए कोरोना के इस दौर में वरदान साबित हो रही है। सरगुजा जिले में कोरोना की वजह से स्थिति रोजाना बिगड़ते जा रही है। रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जो शुक्रवार को रिपोर्ट आई कहीं ना कहीं काफ़ी चिंताजनक है। जिले में 421 लोगों की पुष्टि हुई है। ऐसे में सरगुजा जिले के लिए एक भगवान से कम नहीं, वो है डॉक्टर रोशन। आज हम उनसे बात करते हैं कि जो स्थिति निर्मित हो रही है उस संबंध में उनका क्या करना है। सर, सबसे पहले तो आवाज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो जिस संघर्ष से आप युद्ध लड़ रहे हैं और इकलौते एक ऐसे डॉक्टर हैं जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल को संभाल रहे हैं कोविड को लेकर। अभी जो स्थिति निर्मित हुई है उसके विषय में क्या कहना है सर? सबसे पहले तो इकलौते नहीं, मेरे साथ टीम भी है और भी डॉक्टर्स है। पूरा सम्मिलित प्रयास है। ठीक है, अभी की स्थिति के बारे में तो देखिए, पहले वेव से तो ये वेव क्या है कि सडनली नंबर ऑफ़ पेशेंट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। दूसरा सीरियस पेशेंट जो है वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो चैलेंज तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी अस्पताल की बात करें, मेडिकल अस्पताल में तो रोज़ाना अभी क्या स्थिति, कितने मरीज होंगे सर? अभी हमारे अंदर मतलब कोविड वार्ड में 97 पेशेंट हैं, जिसमें से 87 पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन में है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर में। बाकी डेली अभी 20 से 25 पेशेंट डेली एडमिट हो रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन पे रहते हैं। सर, एक सवाल, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, आप इसे किस नज़रिए से देखें? कुछ हद तक लोगों ने भी लापरवाही की है कि जनरली जो आते हैं सिम्टम्स इतने लेट होने पे आते हैं, 8 दिन 9 दिन के सिम्टम्स पे आते हैं, जब सेचुरेशन जो है काफ़ी कम हो जाता है ऑक्सीजन पे। वैसी स्थिति में क्या होता है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक बार जो लंग जो डैमेज जो एक लेवल तक हो गया तो उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा कुछ रह नहीं पाता है। तो क्या ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जितनी लेट से नहीं आते सब, मतलब ये एक जनरल बात है कि जिस किसी को भी जितनी जल्दी सिम्टम्स आते हैं, जो भी लक्षण आते हैं, निकट के जो भी जहाँ पे भी टेस्टिंग फैसिलिटी है वहाँ पे जाएं, टेस्ट कराएं, चिकित्सक की सलाह लें और कोशिश करें कि घर में कम से कम ना रुकें। जो भी लक्षण रहता है, होम आइसोलेशन ठीक है जिसके माइल्ड सिम्टम है, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा सिम्टम्स आते हैं, ब्रेथलेसनेस होता है या रेगुलर ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन में किसी का कमी आता है, तो फिर बिल्कुल हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। पहली लहर से ज़्यादा दूसरी लहर में ज़्यादा मरीज़ देखने को मिल रहे हैं। इसके जो बोलते हैं वायरस चेंज होता है, इसमें कुछ बदलाव के विषय में क्या बोलेंगे? पहले से इन्फेक्टिविटी तो बढ़ी है। जो अभी जो स्ट्रेन आया है, अब एग्जैक्टली दूसरा स्ट्रेन है कि वही स्ट्रेन है, ये तो उसका जेनेटिक सीक्वेंसिंग और आगे से पता चल पाएगा। लेकिन पहले से जो है इन्फेक्टिविटी जो आए हैं, पहले क्या होता था कि अब तो एक फैमिली के एक को हुआ तो पूरे परिवार को हो जा रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि यंगर पॉपुलेशन में, स्पेशली 30 to 40 ईयर, उसमें चेस्ट इन्वॉल्वमेंट, उसमें भी अब चेस्ट वाले इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। एक और मेरा सवाल सर, एक रेमडेसिविर करके जो दवाई है उसकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्या वजह क्या है? रेमडेसिविर जो है मॉडरेट टू सीवियर जो लंग इन्वॉल्वमेंट है उन वाले पेशेंट में दिया जाता है एक्चुअल में। उसके अलावा बाकी जितनी भी ओरल मेडिकेशन है वो सब माइल्ड के लिए है। तो मॉडरेट हो या मॉडरेट टू सीवियर है तो उसके लिए यही एक मेडिसिन अवेलेबल है। तो मेडिसिन तो काफ़ी अच्छा है, हम लोग यूज़ भी करते हैं, यहाँ पे भी है, अवेलेबल भी है। बट ये है कि उसके बारे में जो अभी जो मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, या बिल्कुल ऐसा बना दिए, एक हवा बना दिए कि ये मेडिसिन लगेगा तो बच जाएगा, नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, ये पूर्णतः गलत है। देखिए, उसका इफ़ेक्ट तो है, डेफिनेटली है, लेकिन इफ़ेक्ट होता है कि शुरू के लगभग 7 दिन में। यहाँ पे पेशेंट आते हैं जब बिल्कुल लास्ट स्टेज में आते हैं आप, तो वैसी स्थिति में मेडिसिन का कोई ज़्यादा रोल नहीं रह जाता है। तो उस मेडिसिन का जुडिशियली यूज़ होना चाहिए। कब लगना है, किसको लगना है, ये डॉक्टर पे मतलब डिसाइड करना चाहिए। लोगों को खुद से होकर नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हमको रेमडेसिविर लगा दो, ये गलत है। उनको लगता है कि कोरोना की एक ही दवाई, बस वैसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे लगना है, कब लगना है, क्या डोसेज है, वो पूरी तरीके से हाँ डॉक्टर से। अभी क्या स्थिति होगी सर अपने यहाँ दवा की, मेडिकल कॉलेज में वो रेमडेसिविर की?
अभी हम लोग यहाँ लोकल परचेस से परचेस कर रहे हैं और अभी सप्लाई में आ रहा है। अभी जितने पेशेंट को नीड है उसके हिसाब से मिल रहा है, अवेलेबल है। हाँ। दूसरा सवाल सर कि कितना मुश्किल हो जाता है आप लोगों को ये सिचुएशन हैंडल करना, दबाव कितना रहता है? वो तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। जितने पेशेंट्स आ रहे हैं अभी तो काफ़ी चैलेंजिंग है। तो अभी क्या माने ये लहर अभी कितने दिन तक, और अनुमान अगर एक चिकित्सक के नाते आपके कितने दिन तक दिख रही है, इसका असर कब तक रहेगा? नहीं, इस पे एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते, बट ये तो डेफिनेट है कि इस मंथ और नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है, उसके बाद ही टैपर्ड हो। जो घरों पे रह के इलाज कर रहे हैं उनको क्या, कैसे इलाज करना चाहिए, उनको क्या प्रिकॉशन बरतना? देखिए, एक तो जो है होम आइसोलेशन की जो टीम है उससे बिल्कुल कांटेक्ट में रहना चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा सिम्टम्स आते हैं, जैसे कंटिन्यूअस खांसी आए, सांस फूले, ठीक है, या तो फिर बैठे बैठे सांस फूलता है, या फिर चलने फिरने पे सांस फूलता है, या तो फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है पल्स ऑक्सीमीटर उससे चेक करते रहना है, या तो फिर फीवर जैसे कि 7 दिन 8 दिन हो गया कंटिन्यूअस पहले से बढ़ते जा रहा है, ऐसी स्थिति में या तो फिर हॉस्पिटलाइज हो जाए या तो फिर होम आइसोलेशन की जो टीम है उससे कांटेक्ट करें। दूसरा बात सर कि जैसे अस्पताल में जैसे कल के जो आंकड़े थे 421, क्या लगता है कि व्यवस्थाओं को और बढ़ाना चाहिए? कोशिश कर रहे हैं, अभी 100 बेड और एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी हमारे पास 30 बेड और एक्सटेंड हुआ है, और जो मेडिसिन वाली जो बिल्डिंग है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। एक और रेमडेसिविर के अलावा ऐसी कौन सी आप लोग जो दवाई हैं उसको दे रहे हैं? नहीं, उसके अलावा और है, फेविपिराविर है, आइवरमेक्टिन है, एससीक्यूज है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन। तो वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है किस पेशेंट को क्या चलना है, ठीक है। मेरे भी दिमाग में खुद का पर्सनल सवाल है। बोलते हैं कि पेंडेमिक के 4 लहर होते हैं, 4 स्टेज होता है। पहला लहर हम लोगों ने देखा, ये दूसरा लहर है, क्या तीसरा और चौथा लहर आ सकता है, ऐसा कुछ है? ये पूर्णतः लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। 4 क्या, उसके आगे भी आ सकता है। लोग नहीं समझेंगे, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन का रूल फॉलो नहीं करेंगे तो बिल्कुल आ सकता है। हाँ, मास्क ऑफ कोर्स। शासन का निर्णय लॉकडाउन, क्या लॉकडाउन से चेन टूटेगा, या कि अपना लोगों को प्रिकॉशन ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, कई टूल्स हैं, उसमें एक लॉकडाउन भी एक टूल्स है। आप उसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल उसका पॉजिटिव रिपोर्ट में रिस्पांस मिलेगा, और नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉकडाउन लगाने से बिल्कुल बंद हो जाएगा। मेन जो है अपना मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना लॉकडाउन के पीछे। तो ये मेन चीज़ है। बाकी आप लॉकडाउन कितना भी लगा दीजिए, अब लोग मान लो नहीं मानते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये थे डॉक्टर रोशन जो सरगुजा जिले के लिए इस समय में जो स्थिति निर्मित हुई है भगवान से कम नहीं है, और आप भी सतर्क रहें ताकि ये अस्पताल आपको ना पहुंचना पड़े, क्योंकि लगातार मौत के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ रही है। आकाश के साथ सुमित सिंह, आवाज़ अंबिकापुर। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने महामाया मंदिर एवं समलाया मंदिर प्रबंधन के खिलाफ तालाबंदी का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्यवाही की है। नियम का उल्लंघन करने पर महामाया मंदिर प्रबंधन से 20,000 रुपए और समलाया मंदिर प्रबंधन से 5,000 रुपए का अर्थदंड वसूल किया गया है, जबकि देवी के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं से 500 रुपए का चालान प्रशासनिक अमले ने वसूल किया है। एक तरफ सरगुजा जिले में जहां रोजाना कोरोना विस्फोट हो रहा है, वहीं कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन अपने स्तर पर कई कड़े कदम उठा रहा है। प्रशासन द्वारा तालाबंदी के दौरान रोजाना कार्यवाही की जा रही है। बाजार से लेकर धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि आने वाले दिनों में तालाबंदी का प्रभाव देखने को मिल सके। इधर सरगुजा कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक की निगरानी में प्रशासनिक अमला सड़क पर उतरकर रोजाना कार्यवाही कर रहा है। तालाबंदी का सही से पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए शाम होते ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों एवं धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर प्रशासन की टीम नजर रख रही है। इसी कड़ी में प्रशासनिक अमला कलेक्टर संजीव कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक TR कोशिमा की उपस्थिति में जांच के लिए महामाया मंदिर एवं समलाया मंदिर पहुंचा था। इस दौरान प्रशासनिक अमले को मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। तालाबंदी का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने महामाया मंदिर प्रबंधन पर 20,000 रुपए एवं समलाया मंदिर प्रबंधन पर 5,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इसके अलावा मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं कलेक्टर ने लोगों से अपील की कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले के सभी नागरिक लॉकडाउन का अनिवार्य रूप से पालन करें। जब पूरे ज़िले को कंटेनमेंट जोन घोषित करना था, उससे पहले सभी जो धार्मिक संस्था है उनके प्रमुख से यहाँ बैठक की गई थी और उसमें एक आम सहमति बनी थी कि सभी धार्मिक संस्थान जो है बंद रहेंगे।
और वो श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलेंगे। लेकिन कल जो हमारे यहाँ के जो दो मुख्य मंदिर है, समलाया मंदिर और महामाया मंदिर, वहाँ वो मंदिर खोल करके और एक जगह 30 और एक जगह 20 ऐसे लोगों को रखे हुए थे। तो उन पे जो मुख्य पुजारी है उनको 5,000 रुपये का जुर्माना और मंदिर बंद करवाया गया। साथ ही जो जितने भी वहाँ पर दर्शक आए थे, श्रद्धालु आए थे, सभी को अलग से जुर्माना हुआ। सरगुजा जिले में कोरोना कितनी तेजी से पैर पसार रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संक्रमण ने अब शहर के साथ साथ गांव की ओर भी रुख कर लिया है। उदयपुर और लखनपुर ब्लॉक के 2 गांवों में 60 से अधिक कोरोना संक्रमितों की पहचान होने के बाद प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। सरगुजा जिले में हावी हुए कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने तालाबंदी को हथियार बनाकर जिले को 10 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। लेकिन इस तालाबंदी के दौरान 4 दिनों के भीतर लगभग 1000 कोरोना संक्रमित मरीज जिले भर में मिले हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में ज्यादातर संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। लेकिन अब कोरोना का दुष्प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल लखनपुर ब्लॉक के पटकुरा एवं उदयपुर ब्लॉक के खमरिया गांव में 30 ग्रामीण कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से इतने अधिक संख्या में मरीज मिलने के बाद प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। वहीं अब संक्रमित गांव के आसपास इलाकों में कोरोना का सामुदायिक विस्तार न हो, इसे देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर दोनों गांव को सील कर दिया गया है। वहीं गांव में आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के लिए होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा मितानिन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को घर घर दवा पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। लखनपुर और उदयपुर ब्लॉक के एक गांव में केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं, तो पूरे गांव का चेक करवा लिया गया है और उसके बाद जितने केसेस आए हैं तो उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। पूरे गाँव में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और पूरे गाँव को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंटेन कर दिया गया है। इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट मना है और उसमें होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है और मितानिन के द्वारा घर घर दवा खिलाने का काम किया जा रहा है। चूँकि ये इस तरह के इशू हो गए हैं, इसी के लिए तो कंटेन किया गया है। कंटेनमेंट जोन पूरे ज़िले को किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंटेन करना। तो उसको लोगों के मूवमेंट को और आवागमन को कंट्रोल करके ही कंटेन कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में चल रहे सीसी रोड निर्माण कार्य पर भाजपा पार्षद मधुसूदन शुक्ला ने सवाल उठाया है। ठेका कंपनी पर टेंडर शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पार्षद ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने की मांग की है। अंबिकापुर के अंतर्राज्यीय प्रतीक्षा बस स्टैंड में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष व पार्षद मधुसूदन शुक्ला ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा पार्षद का आरोप है कि ठेका कंपनी द्वारा टेंडर की शर्तों का उल्लंघन कर बस स्टैंड परिसर में सीसी रोड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा पार्षद ने निर्माण कार्य मापदंड के अनुरूप कराने की मांग की है। वहीं मापदंड के अनुरूप कार्य नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गौरतलब है कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अंतर्राज्यीय प्रतीक्षा बस स्टैंड में लगभग 1,86 लाख की लागत से सीसी रोड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वहीं भाजपा पार्षद मधुसूदन शुक्ला का आरोप है कि 2 महीने से बस स्टैंड परिसर में चल रहे कंक्रीटीकरण का काम बंद था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान देर रात कंक्रीटीकरण का कार्य नियम विरुद्ध तरीके से कराया जा रहा है।
जो सरासर गलत है। वहीं महापौर अजय तिर्की ने भाजपा पार्षद द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मेयर ने कहा कि निर्माण कार्य टेंडर के मापदंड के अनुरूप ठेका कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है, जबकि निर्माण कार्य सभी संबंधित अधिकारियों की निगरानी में चल रहा है। प्रतीक्षा बस स्टैंड को लेकर लगातार जनता की मांग थी कि प्रतीक्षा बस स्टैंड की स्थिति बहुत ख़राब है, जिसको लेकर 2020 में निविदा हुई 1,86,00,000 की, और उसी के परिप्रेक्ष्य में निर्माण कार्य चल रहा है। अभी शिकायत आई कि निगम ने जो निविदा की थी और जिन शर्तों का निविदा में उल्लेख था, उन शर्तों के विपरीत प्रतीक्षा बस स्टैंड में निर्माण का कार्य हो रहा है। मेरे द्वारा आयुक्त से शिकायत की गई कि चूँकि सेंसर पेवर का इस्तेमाल होना चाहिए कंक्रीटीकरण के लिए जो निविदा में उल्लेखित है, तो ठेकेदार के द्वारा सेंसर पेवर का उपयोग नहीं किया जा रहा है और सामान्य तरीके से कंक्रीटीकरण का जो कार्य किया जा रहा है वो गुणवत्ता विहीन है। अतः इस कार्य को तत्काल बंद करा दिया जाए। किंतु मेरे ज्ञापन देने के बाद भी निगम के आयुक्त ने अभी तक काम बंद नहीं कराया और कल भी काम चल रहा था, और आप लोग भी गए होंगे तो देखे होंगे कि काम चल रहा है। तो निगम की कांग्रेस सरकार और निगम के जो अधिकारी हैं, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए निविदा में शर्त जोड़ देते हैं, जिससे कम से कम लोग निविदा में भाग ले पाएँ। अब जब निविदा हो जाती है उसके बाद उसका पालन नहीं कराते और मनमाने तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। ये क्या है कि निविदा में चूँकि अगर सेंसर पेवर का इस्तेमाल नहीं होगा तो जो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, जो कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करता सेंसर पेवर, वो नहीं होगा और उससे सड़क जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। जो फर्शीकरण हो रहा है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा चूँकि कॉम्पैक्ट हो नहीं रहा है। जैसे कि नया बस स्टैंड जो है काफ़ी निचले क्षेत्र में था, उस वजह से वहाँ पे डामरीकरण कभी सफल नहीं हुआ और तुरंत टूट जाता था। उसी तारतम्य में हम लोगों ने उसे पेवरिंग सीसी के लिए अनुमोदन लिया और वो सैंक्शन हो के अभी काम चल भी रहा है। अभी संज्ञान में आया था कि कुछ भाग ढलाई हुआ है, लेकिन जो टेंडर के मापदंड थे काम उसी के अनुसार होगा, पेवर के द्वारा ही होगा। कुछ एरिया टेस्टिंग उस पर किया गया था और निश्चित तौर पे हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कमिश्नर साहब, हम लोग खुद, प्रभारी महोदय, सभी के वॉच में है वो, क्योंकि बहुप्रतीक्षित एक निर्माण कार्य है और काफ़ी दिनों चले ऐसा निर्माण कार्य करेंगे। रही बात, आज मीडिया में भी देख रहा था कि आरोप ये लगाया गया है कि रात में काम किया जा रहा है, तो हमारे सम्मानित विपक्षियों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है दिन का कि दिन में सीसी ढालना निर्माण कार्य के नियमानुसार उचित नहीं है, और रात में चूँकि टेम्परेचर कम रहता है इसलिए उसे रात में ही काम किया जाएगा अभी गर्मी में। और पूरी कोशिश है कि बरसात के पहले काम हो जाए ताकि उसमें अच्छे से फिर बस स्टैंड को रिनोवेट करके और बाकी चीज़ों को भी सुचारू रूप से चलाया जा सके। कोरोना संक्रमण के कारण सरगुजा जिले में प्रशासन द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से सैनिक स्कूल में नए सत्र में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट प्रबंधन ने टाल दिया है। कॉल लेटर मिलने से शुक्रवार को करीब 19 उम्मीदवार अपने अभिभावकों के साथ मेडिकल टेस्ट के लिए स्कूल पहुंचे थे। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों का स्कूल प्रबंधन ने किसी तरह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया ताकि इन्हें दोबारा इस काम के लिए आने की स्थिति ना बने। वहीं कलेक्टर से चर्चा के बाद प्रबंधन ने मेडिकल टेस्ट स्थगित करा दिया ताकि लॉकडाउन में अन्य उम्मीदवारों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हम लोग यहाँ सैनिक स्कूल में ये मेडिकल है बच्चे का, इसलिए है। स्कूल नहीं गए हैं, यहीं मेडिकल के लिए यहीं बुलाए। अब इसके बाद अब लेटर जाएगा तो फिर जाएंगे। भीड़ तो अब नहीं है उतनी ज़्यादा, बच्चे अब सभी चले गए। आ रहे हैं जा रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं जा रहे हैं। हम लोग 6वीं भर्ती के लिए, कक्षा 6वीं भर्ती। कहाँ से आए हैं? जांजगीर जिला किरारी गांव से, अकलतरा किरारी। सैनिक स्कूल का एडमिशन के लिए नया बच्चे को 6 या 9 क्लास का एडमिशन के लिए मेडिकल चल रहा है। ये जिला सैनिक बोर्ड। कितने लोगों का चल रहा है? जिला सैनिक आज 19 बच्चा है मेडिकल के लिए, 25 को बुलाया गया था, 6 एब्सेंट है। नहीं, उधर तो मेडिकल का सुविधा नहीं है, इसलिए आना पड़ रहा है। कोविड गाइडलाइन 100% पालन किया जा रहा है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है, सभी को मास्क लगा हुआ है। उसके बाद आपको सैनिटाइजर टाइम टू टाइम सभी को इनको बच्चे को देते हैं। कोई पेरेंट्स से भी आप पूछ सकते हो। सर, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो हमने ऑफिशियल
पता किए थे, कलेक्ट्रेट से भी हमको परमिशन मिला है, इसलिए सर करना। सरगुजा कलेक्टर ने लॉकडाउन के नियमों में आंशिक संशोधन करते हुए शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के बाद राशन दुकान का संचालन टोकन सिस्टम के माध्यम से होगा। उचित मूल्य की राशन दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान हितग्राहियों को मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, जबकि निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही करने का प्रावधान भी है। अप्रैल महीने के लिए करीब 70% बीपीएल का पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। 30% बीपीएल बचे हुए हैं और एपीएल के लिए हैं। जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है कि पीडीएस खुलेगा सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक। उसमें जो पीडीएस के संचालक हैं वो टोकन दे देंगे। पहले उनको टोकन दे दिया जाएगा, उसके बाद वो सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, अपना अपना आकर के लेते जाएंगे। चूँकि 70% का वितरण हो गया है, इसीलिए अब कहीं कोई भीड़ की संभावना नहीं है। और जितने भी पीडीएस हैं, जैसे अपने यहाँ शहर में है तो एक वार्ड में एक के हिसाब से व्यवस्था हो गई है, तो किसी को दूर भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी। हर पीडीएस में कार्ड भी कम हो गए हैं और चूँकि 30% ही बचे हुए हैं तो इसका अच्छे से हो जाएगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में नजर बनाए हुए हैं। सीतापुर की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके, इसे ध्यान में रखकर उन्होंने दूसरे दिन भी स्वास्थ्य सुविधा संबंधित सामग्री भिजवाई है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने लगातार दूसरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में कोविड उपचार एवं जांच के लिए सामग्री भिजवाई है। इनमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, ट्रिपल लेयर मास्क, N95 मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, इन्फ्यूजन पंप एवं अन्य जरूरी सामग्रियां शामिल है। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों पर मंत्री अमरजीत भगत अपने विधानसभा क्षेत्र में नजर बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, वे हेल्पलाइन नंबर के जरिए जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही लॉकडाउन के दौरान नागरिकों के पास खाद्य सामग्री की कमी न हो, इसके लिए भी वे प्रयासरत हैं। उन्होंने निर्देश जारी किया है कि उचित मूल्य की दुकानों पर कोविड के रोकथाम हेतु समुचित प्रयास किए जाएं। सामाजिक दूरी के पालन हेतु दुकान के बाहर जगह को चिन्हांकित करने, साथ ही दुकानों में सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश खाद्य मंत्री ने दिया है। वहीं उन्होंने हितग्राहियों व उचित मूल्य की दुकान के संचालकों से अपील की है कि सभी मास्क अनिवार्य रूप से पहने। आज का समय कोविड के संक्रमण को रोकने का है। सभी जनप्रतिनिधि, सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी समाज के लोग आगे आकर के अपना अपना योगदान दे रहे हैं। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में जो सुविधाएं है उसको बढ़ाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से किया गया है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सलेटर एवं अन्य जो सामग्री है उसको उपलब्ध कराने के लिए हमने प्रयास किया है। सूरजपुर जिले की बिश्रामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्राम लक्ष्मणपुर में हुए एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। सूरजपुर जिले के कुमदा बस्ती में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। महिला के हत्या के आरोप में पुलिस ने कलयुगी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल विश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 दिन पूर्व कुमदा बस्ती के ग्राम लक्ष्मणपुर से पुलिस की टीम ने अमरेश बाई राजवाड़े नाम की एक महिला का शव संदिग्ध हालत में उसके घर से बरामद किया था। इसके बाद पुलिस की टीम अज्ञात के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं जब संदेह के आधार पर विश्रामपुर पुलिस ने महिला के पुत्र सितंबर राजवाड़े से पूछताछ की तो उसने हत्या का गुनाह कबूल किया। पुलिसिया पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि मां मकान नहीं बेचने देना चाहती थी, जिस वजह से आरोपी बेटे ने मां को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। 100 मिला था अमरेशिया बाई का, जो संदिग्ध टाइप का प्रतीत हो रहा था, लेकिन डॉक्टरी परीक्षण के बाद पता चला कि हत्यात्मक प्रकृति का है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करने के पश्चात हम लोगों को एक टीम गठित करने का निर्देश प्राप्त हुआ। उसके बाद उसका पुत्र, जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम सितंबर है, उससे पूछताछ की गई तो उसने जुर्म करना स्वीकार किया और इस जुर्म के पीछे उसने उसका कारण बताया कि वो उसकी माँ का जो चरित्रहीनता था उससे काफ़ी परेशान था वो, और कुछ मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू 3 लाख रुपए का कर्ज भी था उसके ऊपर, तो उस चीज़ को भी पटाना चाहता था वो, और उसके पास पैसे नहीं थे और वो अपनी मृतक माँ का घर को बेच करके पैसा कलेक्ट करना चाहता था और इसलिए उसकी हत्या किया उसने। पहले तो उसने हाथ से ही गला घोटा उसका, और उसके बाद भी उसकी मृत्यु नहीं होने से उसकी माता का गमछा वहीं पड़ा हुआ था, उससे उसने उसका गला घोट करके हत्या की है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।